ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फिफ्थ एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आप न्यूक्लियर फिजिक्स में एलिमेंट्री पार्टिकल्स पढ़ते हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए आपको मास का आइडिया होगा, रेस्ट मास का आइडिया होगा। अगर रेस्ट मास नोटेशन आप एम नॉट ले रहे हैं तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। जो आप एम नॉट सी स्क्वायर पढ़ते हैं। अब जो डेल्टा टी है that equals to tau lifetime of elementary particles. So by using Heisenberg uncertainty product delta t greater than or equal to h cross by 2. अब यहाँ से समटाइम आपको पार्टिकल के लिए मास नेम दिया होगा तो रेस्ट मास का आइडिया है, रेस्ट मास एनर्जी का आइडिया है, तो आप लाइफ टाइम दैट पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फाइंड कर सकते हैं। सम टाइम आपको लाइफ टाइम दिया होगा, पार्टिकल का नेम पूछ सकता है। लाइफ टाइम से आप एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंट पार्ट फाइंड करेंगे और उसको मास में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि वहां पे जो ऑप्शंस में आपको पार्टिकल्स नेम दिए हैं उनमें से किसके इक्विवेलेंट वो मास हो सकता है। तो लाइक दिस आप एप्लीकेशन करके आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दीज रिजल्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो आपको मैंने दीज 5 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। डिफरेंट ब्रांचेस में आप ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। लास्ट टू एग्जाम्पल्स, लास्ट टू एप्लीकेशंस ये न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होगा और इससे पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होगा। तो एक प्रॉब्लम से जो दीज 5 एप्लीकेशन में जो क्वांटम मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो सेकंड एप्लीकेशन है जिस पे बेस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे एक सोल्व प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। Calculate the ground state energy of a particle of mass small m that is moving in one dimensional potential defined as v function of x is equal to half m omega square x square, or in terms of force constant this definition can be written as half k x square, where omega is defined as square root k by m. ये आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए डेफिनेशंस पढ़े होंगे। by using Heisenberg uncertainty principle। तो आपको ये सेकंड एप्लीकेशन का जनरल मैथमेटिकल स्टेप्स आपको डिस्कस किए हुए हैं। इस प्रॉब्लम से आपको स्टेप कंपेयर करते हैं। आपको पार्टिकल के रिगार्डिंग पार्टिकल का पोटेंशियल आपको पता है। इसी में आप स्टेटमेंट लाइक दिस भी हो सकता था, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वहां पे पार्टिकल के नेम से पार्टिकल पे जो फोर पोटेंशियल है, पोटेंशियल का आपको एक्सप्रेशन का आइडिया होगा। तो दैट पार्ट से आप यहाँ पे जो सेकंड एप्लीकेशन में मैंने स्टेप्स बताए हैं उनको कंपेयर करते जाइए। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का आपको आइडिया है, इट मीन्स आपको हैमिल्टोनियन और एनर्जी एक्सप्रेशन का आइडिया है। पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। बीज का सम किया तो आपको एनर्जी एक्सप्रेशन का आइडिया हो गया।
किसी भी सिस्टम के लिए आप ओनली पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी टर्म इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम सेम रहेगा। फॉर मिनिमम एनर्जी कैलकुलेशन x is of the order of delta x and p is of the order of delta p। हम ये एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे तो डेल्टा p स्क्वायर बाई ट्वाइस m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x होल स्क्वायर। इस स्टेप पे आप कंपेयर करें, एनर्जी में टू वेरिएबल्स हैं, एक डेल्टा p और एक डेल्टा x, बट बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट फॉर डेल्टा x एंड डेल्टा p, इनइक्वालिटी में आपको ये रिजल्ट बताया हुआ है। तो डेल्टा x डेल्टा p अब आपको यहाँ पे कंफर्म है, ये आप एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल, और आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे कंफर्म किए हुए हैं। स्टेटमेंट में गॉसियन टाइप वेव फंक्शन का हिंट किया हो, आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर इन ग्राउंड स्टेट वर्ड लिखा हो, या आपको पोटेंशियल दिया होगा, तो आप इस पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आप h क्रॉस बाई 2 यूज करके चलें ग्राउंड स्टेट पार्ट के लिए। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में मेंशन है एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी इन पोटेंशियल, तो आप इजीली यहाँ पे डेल्टा x डेल्टा p एग्जैक्टली h क्रॉस बाई 2 आप यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा p को आप h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप ये रिप्लेसमेंट करेंगे तो एनर्जी एक्सप्रेशन में सिंगल वेरिएबल होगा h क्रॉस स्क्वायर, जब ये टर्म का स्क्वायर करेंगे डेल्टा p स्क्वायर तो h क्रॉस स्क्वायर होगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 कंडीशन देगा, और 2 यहाँ पे पहले से प्रेजेंट है। दिस टर्म 8m डेल्टा x स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी टर्म सेम रहेगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा x स्क्वायर। तो आप यहाँ पे इस स्टेप पे कंपेयर करें तो एनर्जी इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन दैट इज डेल्टा। अब इस एनर्जी की मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशियल करेंगे, डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे। h क्रॉस स्क्वायर बाई 8m कांस्टेंट है, डेल्टा x पावर -2 है, तो -2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा और डेल्टा x पावर -3 बनेगा, जिसको 1 बाई डेल्टा एक्स क्यूब आप नोट कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल। सेकेंड टर्म का डिफरेंशियल हाफ m ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में मिलेगा, डेल्टा एक्स पावर 1 और ये 2 एडजस्ट हो गया। h क्रॉस स्क्वायर ये माइनस बाई ये 2 से 8 4 टाइम्स एडजस्ट हो गया, डेल्टा एक्स पावर 3 प्लस m ओमेगा स्क्वायर डेल्टा एक्स, और इसको अनदर साइड ले गए तो ये इक्वलिटी साइन से ये प्लस हो गया। अब आपको यहां से डेल्टा एक्स पावर 4 पता चल गया, दैट इज h क्रॉस स्क्वायर बाई 4 m स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा, हाफ बनेगा। 4 रूट्स बनते हैं यहाँ पे, बट आपको मैंने पहले हिंट किया हुआ है कि एक तो रियल रूट्स लेने हैं और आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ये रिकॉल करिए, ये पॉइंट मैंने आपको हिंट किया हुआ है कि डेल्टा एक्स वैल्यू पॉजिटिव होगा और रियल होगा। ये पॉइंट सभी को रिकॉल हो रहा होगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स पावर 4 से डेल्टा एक्स होगा ना, डेल्टा एक्स यहाँ पे खाली डेल्टा एक्स होगा, डेल्टा एक्स बनेगा ना सर। हाँ, अभी मैं जो पॉइंट्स हिंट कर रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको ये हिंट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पावर 4 है, तो इस पावर 4 से आपको 4 रूट्स बनेंगे, और दीज 4 रूट्स में वही रूट्स यहाँ पे अलाउड होंगे जो पॉजिटिव और रियल होंगे।
अभी यहाँ से अब इसका होल स्क्वायर नोट करेंगे तो स्क्वायर रूट से वो स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और पावर 1 के लिए अगर आप चेक करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे जो रूट्स बनेंगे उनमें सिर्फ वो रूट्स कंसीडर करने हैं जो पॉजिटिव होंगे और रियल होंगे। तो आपको ये डेल्टा एक्स की वैल्यू कंफर्म हो गई सभी को, जो सिंगल वैल्यू है। पावर 4 से आपको 4 रूट्स बन रहे थे, बट 4 रूट्स में सम रूट्स नेगेटिव होंगे, सम रूट्स इमेजिनरी होंगे, तो इमेजिनरी और नेगेटिव वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे, ओनली पॉजिटिव और रियल रूट्स आपको डेल्टा एक्स के लिए सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है। अब आप चाहें तो इसका फिर से डिफरेंशियल कर लें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को चेक कर लें कि इस पॉइंट पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, एक ही वैल्यू है डेल्टा एक्स की, यहाँ पे बाकी जो 4 वैल्यूज थी उनसे सेलेक्ट करते तो इमेजिनरी और नेगेटिव वैल्यू पे डेल्टा एक्स की जब वैल्यू प्लेस करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में, वो मैक्सिमा की कंडीशन को हो सकता है फुलफिल करता है, मिनिमा की कंडीशन को सिर्फ एक ही रूट यहाँ पे फॉलो करेगा, d2 बाई डी डेल्टा एक्स स्क्वायर ऑफ एनर्जी एट डेल्टा एक्स, जो ये वैल्यू आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, सपोज इसको मैंने एक्स नॉट कह दिया, इस पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव होगा दैट मीन्स वो मिनिमा की कंडीशन है। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए एनर्जी की, अब ये वैल्यू को एनर्जी एक्सप्रेशन में प्लेस करेंगे, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। तो एनर्जी एक्सप्रेशन डेल्टा एक्स के टर्म्स में ये पार्ट है, E is equal to h cross square by 8m delta x square plus half m omega square delta x square, ये एनर्जी एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में जो भी डेल्टा एक्स वैल्यू फाइंड किया, इससे एक स्टेप पहले भी आप चेक कर सकते थे कि डेल्टा एक्स स्क्वायर की क्या वैल्यू है, वो भी आप प्लेस कर सकते हैं। डेल्टा एक्स स्क्वायर इज h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा, यहाँ पे प्लेस करेंगे तो आपको मिनिमम एनर्जी कंफर्म हो जाएगा, h क्रॉस बाई ट्वाइस m ओमेगा। अब यहाँ से h क्रॉस का 1 पावर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, ये ओमेगा भी न्यूमरेटर में जाएगा, ये 8 2 से 4 टाइम एडजस्ट होगा, m कैंसिल आउट हो गया, तो फर्स्ट सम h क्रॉस ओमेगा बाई 4। सिमिलर कंडीशन आपको पोटेंशियल एनर्जी में मिलेगा, m कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा का 1 पावर एडजस्ट हो गया, h क्रॉस ओमेगा बाई 4 एंड बोथ को सम किया देन h क्रॉस ओमेगा बाई 2। और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी आप डिफरेंट मेथड से कंफर्म होते हैं कि h क्रॉस ओमेगा बाई 2 फॉर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिस इज h क्रॉस ओमेगा बाई 2। ये आपको कंफर्म करा दिया कि जब आप एग्जैक्ट एनर्जी एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो एनर्जी की वैल्यू भी एग्जैक्ट मिलेगा। ये डिफरेंट मेथड से, अब से पहले आप लोग अगर ग्रेजुएशन लेवल पीजी लेवल पे जो मेथड पढ़े हो हार्मोनिक ऑसिलेटर के रिगार्डिंग, यही एनर्जी आपने ऑल मेथड से पढ़ा होगा लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो लाइक दिस आप कंफर्म कर सकते हैं कि कैसे आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फाइंड करेंगे, या किसी भी मेथड किसी भी सिस्टम के लिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे रहेगा, ओनली जैसे ही पोटेंशियल चेंज करेंगे सिस्टम चेंज करेंगे, इस स्टेप में चेंज आएगा, सिर्फ क्या चेंज होना है वो आपको पहले मैंने नोट करा दिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे, जो लास्ट प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो सेम रहेगा, मैं पोटेंशियल को माइनर चेंज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम सभी को क्लियर हो गया? स्टेटमेंट यही नोट करना है, बट जहां पोटेंशियल का डेफिनेशन दिया है वो पोटेंशियल का डेफिनेशन अब की बार ये यूज कर लीजिए। और ट्राई करिए।
सर 2h कट ओमेगा। देखो अभी जो आपको सिमिलर यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओनली ये पोटेंशियल फॉर्म चेंज होगा। तो स्टेप जस्ट रिपीट करते, मैथमेटिकल स्टेप्स सिमिलर होते, ओनली डेल्टा एक्स मॉडिफाई होने से रिजल्ट मॉडिफाई हो जाता है। बट जब आपको ये कंफर्म है कि एनर्जी एग्जैक्ट एनर्जी से मैच करती है, क्योंकि आप लोगों ने एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज किया है, अप्रोक्सीमेट नहीं है, यहाँ से एग्जैक्ट पता चल गया। तो आप चेक करिए, अगर आप ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी को कंपेयर कर लें तो हाफ एच क्रॉस ओमेगा में एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो एक शॉर्ट मेथड आपको कंफर्म रहेगा। एग्जैक्ट मेथड तो आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कैसे फाइंड करना वो तो पता ही है, इसी में एक शॉर्ट मेथड भी आप यूज कर सकते थे। बट इस शॉर्ट मेथड में पोटेंशियल हम रेफरेंस ले रहे हैं, क्या रेफरेंस ले रहे हैं कि पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। हाफ के एक्स स्क्वायर से आप कंपेयर करेंगे तो ओमेगा आप फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर रूट के बाई एम, और एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी एच क्रॉस ओमेगा बाई 2। तो इस मेथड से आपको ये बाकी मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं फॉलो करने पड़ेंगे, ओनली एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप कंपेयर करके आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। बट ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी में इस पोटेंशियल का रेफरेंस है। अब यहाँ पे इजीली चेक कर लीजिए, तो जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हाफ के है, तो गिवन पोटेंशियल में आप 8m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर को एंगुलर फ्रिक्वेंसी करेक्टली कंपेयर करने के लिए आप नोट कर सकते थे 16m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट तो नहीं किसी को एंगुलर फ्रिक्वेंसी कंपेयर करने के लिए? तो दिस इज इक्विवेलेंट टू के। अब यहां से एंगुलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा डैश आप फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट के बाई एम, तो स्क्वायर रूट 16m ओमेगा स्क्वायर बाई m कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इक्वल्स टू 4 ओमेगा, एंड द एनर्जी ग्राउंड स्टेट एनर्जी h क्रॉस ओमेगा डैश बाई 2। h क्रॉस ओमेगा डैश की वैल्यू ओमेगा के टर्म्स में 4 ओमेगा, दैट इज ट्वाइस h क्रॉस ओमेगा। तो आप ये शॉर्ट मेथड से भी प्रॉब्लम को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट मेथड आपको यहाँ पे बताया हुआ है, इसको रिपीट कर लीजिए। गिवन पोटेंशियल फॉर्म के लिए आपको एग्जैक्ट एनर्जी आइडिया हो जाएगा, बट उसमें आपको मोर टाइम लगेगा। यहाँ पे ओनली इफेक्टिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करके आप प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं आपको फिर से हिंट कर रहा हूँ कि जब पोटेंशियल में डिपेंडेंसी एक्स स्क्वायर है तभी एग्जैक्ट एनर्जी फाइंड कर पा रहे हैं आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, तभी आपको ये h क्रॉस ओमेगा बाई 2 रिलेशन वैलिड होगा। शॉर्ट ट्रिक भी इसी मेथड के लिए है, बाकी और किसी पोटेंशियल फॉर्म के लिए शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, find the ground state energy of a particle of mass small m moving in one dimensional potential v function of x is equal to v naught by small a mod x, where v naught and a are positive and real constant. By using Heisenberg uncertainty principle.
और जल्दी से ट्राई करेंगे। मेथड आपको बताया हुआ है, पोटेंशियल में चेंज है। सर एक डाउट था। हाँ जी। सर जैसे आप हर बार हम लोग को क्वेश्चन में बताते हैं पॉजिटिव एंड रियल, अगर सर एग्जाम में हमें ये लाइन ना दी हो वहां पे कहा तो हो कि अगर मेंशन नहीं है कोई मतलब कांस्टेंट का फॉर्म नहीं दिया है तो आप उसको रियल मान के चलिएगा। ओके सर। कोई कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये डिजिट्स अपने नेम की जगह लिखी हुई हैं 663890। एक बार अनम्यूट करेंगे अपने को। डबल 663890। मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे? यस सर। हेलो। हाँ जी। यस सर। आप रोज ही ऐसे नाम से जुड़ते हैं या आप आज ही जुड़े हैं? हाँ जी फर्स्ट टाइम। तो आप अपना और जो नेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरे होंगे वही आप उसी से ज्वाइन करिए, नहीं तो नेक्स्ट टाइम मैं शायद एग्जिट कर दूंगा। ठीक है। डेमो है सर आज। अच्छा। ठीक है। फाइंड किए? सर इसमें वो एग्जैक्ट h कट बाय 2 इक्वल नहीं लिख सकती मैं। देखो, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेथड बता दिया, प्रॉब्लम सॉल्व करा दिया। आप एक बार सभी अपने मेथड जो आपने सीखा या आप जो पहले पढ़े हैं कोशिश करें, जो मैंने पॉइंट्स बता दिए उनको अप्लाई करके जरूर ट्राई करें। बार बार पूछने से क्या होता है कि एग्जाम तक फिर वो आपको खुद से सेलेक्ट करना नहीं आएगा। यहाँ पे मिस्टेक कर लेंगे तो यहाँ अभी इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। पूछने से आप सीधा एग्जाम में मिस्टेक करेंगे, उसका फिर आपको लॉस है। ठीक है, मैं हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप दैट टाइम पे आप कंपेयर कर लीजिए कि आपने कोई मिस्टेक किया, डाउटफुल है तो डाउट पूछ लीजिए, हो सकता है कि आप करेक्ट कर लें। पहले ही पूछ लेंगे तो फिर आपको मिस्टेक फेस सीधा एग्जाम में होगा। जो भी आपको मैंने बताया है उन पॉइंट्स को रेफरेंस लेके, आपने जो समझा है उसको रेफरेंस लेके आप अप्लाई करिए, गलत तो होगा। सर इसे काफी बड़ा एक्सप्रेशन आ रहा है। कोई बात नहीं, सिंगल टर्म में एडजस्ट हो जाता है, आप एडजस्ट करेंगे। 3/2 h कट स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई m a स्क्वायर की पावर 1/3। जिन्होंने ट्राई कर लिया है या जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो कंपेयर करते जाएंगे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, बट जो पोटेंशियल है वो एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है। अब ये पॉइंट्स आपको डेल्टा एक्स डेल्टा पी
प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने के लिए मैंने हिंट किए हुए हैं, इस स्लाइड पे आप चेक कर लीजिए। अगर पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, वेव फंक्शन गॉसियन नहीं है, तो आपको मैंने ये हिंट किया कि h क्रॉस बाई टू एग्जैक्टली नहीं बनेगा अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट, इससे ग्रेटर बनेगा, और एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन के लिए आप इसमें h क्रॉस यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने बताया है, तो आप सभी को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जब पोटेंशियल वेरिएशन एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, तो आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी नियरली एच क्रॉस लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एच क्रॉस बाई टू आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो अनसर्टेनिटी के नोटेशंस तक जाएंगे। पहले पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस वी एक्स दैट इज वी नॉट बाई ए मॉड एक्स। एक्स को आप डेल्टा एक्स से रिप्लेस करेंगे, पी को डेल्टा पी से रिप्लेस करेंगे, देन ई डेल्टा पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम प्लस वी नॉट बाई ए डेल्टा एक्स। ये आपको मैंने हिंट किया हुआ है कि जहां पे एक्स है वहां डेल्टा एक्स रिप्लेस कर लेंगे, और मॉड वैल्यू प्लस होता है, अनसर्टेनिटी भी प्लस होता है। अब डेल्टा एक्स डेल्टा पी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नियरली एच क्रॉस से आप एलिमिनेट करेंगे, देन ई कैन बी रिटन एज एच क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस एम डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस वी नॉट बाई ए डेल्टा एक्स। अब ये आपको डेल्टा एक्स के टर्म्स में रिलेशन कंफर्म हो गया है। अब इसको आप डिफरेंशियल करेंगे, जीरो के इक्वल प्लेस करेंगे, डी बाई डी डेल्टा एक्स ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 0 माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम डेल्टा एक्स क्यूब प्लस वी नॉट बाई ए इज इक्वल टू 0। देन डेल्टा एक्स क्यूब is equal to h cross square a by m v naught। अब यहां से 3 रूट्स बनेंगे, बट आपको पॉजिटिव और रियल रूट कंसीडर करना है, तो डेल्टा x वैल्यू आपको पता चल जाएगा h क्रॉस स्क्वायर a बाई m v नॉट पावर 1/3। और जब सिंगल वैल्यू आए, चाहे तो आपकी चॉइस, अब कंफर्म करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने ऑल वैल्यूज को कंपेयर कर लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने हिंट किया कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव और रियल होना चाहिए। तो इस कंसेप्ट से हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू प्रेजेंट रहे, और जब सिंगल वैल्यू हो डेल्टा एक्स की इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, तो आपकी चॉइस है, आप चाहे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट करके कंफर्म कर लें कि वो पॉजिटिव आता है या नहीं आता है इस वैल्यू पे। अदरवाइज वो आप ये कंफर्म रहेगा जब सिंगल वैल्यू है कि जिस कंडीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो फुलफिल करेगा। तो डी टू ई बाई डी डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप जब सेलेक्ट करेंगे एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम वी नॉट पावर 1/3, ये पॉजिटिव आएगा। और जब पॉजिटिव होगा तो डेल्टा एक्स की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एनर्जी मिनिमम बनेगी। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में इस एक्सप्रेशन में डेल्टा एक्स की वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। E is equal to h cross square by twice m delta x square plus v naught by a delta x। और डेल्टा एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m। एज सच ये डेल्टा एक्स की वैल्यू प्रेस करेंगे, h क्रॉस स्क्वायर a बाई m v नॉट पावर 1/3 था डेल्टा एक्स का, और स्क्वायर करेंगे तो पावर 2/3 प्लस वी नॉट बाई ए एच क्रॉस स्क्वायर ए बाई एम वी नॉट पावर 1/3। अब यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच क्रॉस एम ए वी नॉट दोनों टर्म में आप एक जैसा फॉर्म बना दीजिए। अब यहाँ पे चेक करें, ये एच क्रॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में है, ये 1/2 फैक्टर मैंने सेपरेट कर लिया। h क्रॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है h क्रॉस पावर 4/3। इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो h क्रॉस पावर
2 माइनस 4/3 ये पार्ट बनेगा, और इसका जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 माइनस 4/3 दैट इज 2/3। तो h क्रॉस पावर 2/3 न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से v नॉट सिर्फ सिंगल टर्म है तो इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट किया, v नॉट पावर भी 2/3 है। डिनोमिनेटर में a पावर 2/3 है, और ये m वैल्यू m पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे पावर 2/3 है। इसको डिनोमिनेटर में एडजस्ट करेंगे तो m पावर 1/3 प्रेजेंट रहेगा। 1 माइनस 2/3 से जब एडजस्ट करेंगे 1/3, ये पावर आपके ऑल टर्म्स के पावर एडजस्ट हो गए। अब यहाँ पे सेकेंड टर्म में चेक करिए, h क्रॉस पावर 2/3 है, v नॉट पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/3 है। जब इसको न्यूमरेटर में एडजस्ट करेंगे तो 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। अब m पावर 1/3 है और a पावर न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, बट a को डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना है तो 1 माइनस 1/3 इज 2/3। दोनों टर्म का आप चेक करिए, यूनिट सेम हो गया, ऑल टर्म्स की वैल्यू आपको यहाँ पे सेम हो गई। तो अब ये कॉमन अगर ले लें तो यहाँ से फर्स्ट टर्म में हाफ बनेगा, सेकेंड टर्म में 1 बनेगा, h क्रॉस स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई m a स्क्वायर टोटल पावर 1/3। तो आप ये एनर्जी की वैल्यू आपको पता चल गई 3/2 h क्रॉस स्क्वायर v नॉट स्क्वायर बाई m a स्क्वायर टोटल पावर 1/3। तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से गिवन पोटेंशियल फॉर्म के लिए मिनिमम एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। अगर किसी को किसी स्टेप पे डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, डेल एक्स डेल सी की वैल्यू x कट बाय 2 नहीं है? फिर से बोलिए, आपकी आवाज कट जा रही है। कह रहे हैं x का जो मल्टीप्लिकेशन है वो h कट बाय 2 क्यों नहीं लिया? मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। जब इसका जनरल मेथड बताया तब भी आपको बताया है, और जब ये प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पे डेल्टा पी को एलिमिनेट करने के लिए मैंने डेल्टा एक्स यूज किया, दैट टाइम पे भी मैंने हिंट किया है ये पोटेंशियल का फॉर्म एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, और जब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है आप अपनी नॉलेज से अगर अप्लाई करेंगे तो डाउट रह रहा होगा। मैंने वो पॉइंट पहले ही नोट करा दिया आपको, ये हिंट के भी आपको ये यहाँ पे नोट कराया हुआ है, और यहाँ पे इस स्लाइड पे आके मैंने हिंट भी किया है कि यहाँ पे हम h क्रॉस बाई 2 क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। h क्रॉस बाई 2 सिर्फ ग्राउंड स्टेट ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, पोटेंशियल जब एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा ओनली तब यूज करेंगे। सर एक बार जो हिंट्स आपने लिखवाई एक बार वो एक्सप्लेन कर दीजिए स्टार्टिंग से। ये पॉइंट मैंने नोट कराया, मैंने 2 टाइम्स और 3 टाइम्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। सर ये वाले नहीं, इससे जो इससे पहले है, जो सर फर्स्ट पॉइंट आपने लिखवाया होगा इससे पहले। किसका फर्स्ट पॉइंट? यही से स्टार्ट है सर, सेकंड पॉइंट से। ये एप्लीकेशंस के नंबर हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ तक, बट हमें डेल्टा एक्स डेल्टा पी का जो डाउट आपको हो रहा है वो हम एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल की फॉर्म को यूज करके और वेव फंक्शन की फॉर्म को यूज करके। अगर आपको वेव फंक्शन दिया होता है यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स में तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं थी। हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेशन तब यूज करना है जब हमें वेव फंक्शन नहीं दिया, क्योंकि वेव फंक्शन दिया होता तो एग्जैक्ट एनर्जी हम कैलकुलेट कर ही लेते, जो आगे मेथड्स बताएंगे। वेव फंक्शन पता है तो वहाँ पे हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन में प्लेस करके। बट मैंने आपको ये बताया, रिकॉल करिए, जैसे ही मैंने वेव पैकेट कंप्लीट किया था उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए, जब मैं वेव फंक्शन पे गया हूँ तो पहले मैंने बताया कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करना है, बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब इतना नोट कराने के बाद भी जब स्टूडेंट्स को डाउट है कि h क्रॉस लें या h क्रॉस बाई 2 लें, तो एक वहां पे तो क्वेश्चंस और भी अराइज हो जाते हैं कि h क्रॉस बाई 2 कैसे आया गॉसियन टाइप के लिए, हमें तो नहीं पता। तो इसलिए मैंने पहले वेव फंक्शन से अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना बताया, एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करना बताया, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बताया। अब जब हमें कंफर्म हो गया कि गॉसियन टाइप के लिए h क्रॉस बाई 2 है और नॉन गॉसियन के लिए h क्रॉस बाई 2 से डिफरेंट बनेगा, उसके लिए कभी h क्रॉस बाई 2 नहीं आएगा, h क्रॉस बाई 2 से ग्रेटर आएगा। और गॉसियन टाइप वेव फंक्शन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पढ़ते हैं, तो जब क्वेश्चन में सिस्टम का नेम दिया होगा उसके नेम से हमें पोटेंशियल के फॉर्म का आइडिया बनेगा और
पोटेंशियल के फॉर्म को हमने 2 क्लास में ही कैटेगराइज करना है, एक तो एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी और अदर देन एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी। तो आप बताइए, मैंने 3 प्रॉब्लम्स नोट कराई। दीज 3 प्रॉब्लम्स में यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिपेंडेंसी है, मैंने h क्रॉस बाई 2 यूज कर लिया। इस प्रॉब्लम में इसी से रिलेटेड था, सिर्फ एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा था, अभी भी पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। चाहे ये शॉर्ट मेथड अप्लाई करें, चाहे ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट्स का मेथड अप्लाई करें, यहाँ पे भी h क्रॉस बाई 2 आएगा। तो इसके शॉर्ट मेथड को एक्सप्लेन कर देना। शॉर्ट मेथड पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको क्लियरली सुना करें सभी। अब यहाँ पे मॉड x लिखा है, क्या ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है? जिनको डाउट था, नो सर। जब ये एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है, 2 ही पॉइंट बताएं आपको। एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो h क्रॉस बाई 2 डेल्टा x डेल्टा p वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं है तब डेल्टा x डेल्टा p h क्रॉस। तो डाउट तो नहीं होना चाहिए था सर एक्चुअली मैंने आज ही ज्वाइन किया है, तो सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि पीछे से मतलब स्टार्टिंग क्या चल रही है, अदरवाइज ये तो समझ आ रहा है। तो जो जो बता रहे हैं वो समझ लीजिए, बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो आप फॉलो करेंगे तो डाउट्स पीछे भी हट जाएंगे। ओके। इस लेक्चर में जो पीछे मैंने पढ़ा दिया वो सारा नहीं बता सकता हूँ। नहीं नहीं सर, मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ। हाँ जी। अभी कोई पूछ रहे थे शॉर्ट मेथड को। शॉर्ट मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि इस पोटेंशियल, इट मींस एक्स स्क्वायर पोटेंशियल की डिपेंडेंसी के लिए ही रेफरेंस है, क्योंकि हम इस एक्सप्रेशन को यूज कर रहे हैं एनर्जी फाइंड करने के लिए। बाकी सारा मैथमेटिक्स हमने हटा दिया। तो हम जितना अच्छे से, जितना करेक्टली एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर कर पाएंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को h क्रॉस बाई 2 से मल्टीप्लाई करके हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और सम टाइम आप किसी बुक को फॉलो करेंगे, या मैं भी यहाँ पे यही हिंट कर सकता था कि ओमेगा की डेफिनेशन k बाई m है, तो उससे कुछ स्टूडेंट्स फिर भी कंफ्यूज रहते हैं नोटेशन से, इसलिए मैंने इसको ओमेगा नहीं लिखा, क्योंकि सम टाइम ओमेगा के मल्टीपल में भी आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन सकता है, जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में है। आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे 4 ओमेगा आया, तो आपको कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता था कि अभी तो सर ने नोटेशन बताया ओमेगा, अब की बार 4 ओमेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी मैंने ओमेगा डैश ले लिया। किसी पार्टिकल का मास m भी हो सकता है, 4m भी हो सकता है, तो नोटेशन है, कोई भी किसी पार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए मैंने स्क्वायर रूट k बाई m ये डेफिनेशन बता दिया, और k फाइंड करने के लिए इस पोटेंशियल के रेफरेंस को लेना है। एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो मल्टीपल फैक्टर है वो फोर्स कांस्टेंट है, उसको मास से डिवाइड करेंगे पार्टिकल के और स्क्वायर रूट लेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। आप यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 का जो कोफिशिएंट है वो 16 m ओमेगा स्क्वायर है, मास से डिवाइड किया 16 ओमेगा स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 4 ओमेगा। h क्रॉस बाई 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी बन गई। जब हम किसी मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो हम एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। अगर हम चेक करें मिनिमम आपकी आवाज हम क्या है, आपकी आवाज कट जा रही है। हम चाहे मैक्सिमम वैल्यू निकालें चाहे मिनिमा निकालें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव श्योरली 0 होगा, बट मिनिमा और मैक्सिमा में डिफरेंस करने के लिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वेरिएबल के लिए अगर नेगेटिव आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो उस पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम होगा। ये पॉइंट्स आप 12th लेवल से मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं। वही मैंने कभी मैक्सिमा के लिए अप्लाई किया, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन प्रोबेबिलिटी से फाइंड करना बताया है। यहाँ पे मैं मिनिमा के लिए यूज कर रहा हूँ, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए है। अब आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर, हो गया। बाकी जिसको डाउट पूछना है अब लेक्चर के बाद पूछिएगा। ये स्टेटमेंट आपको रेफरेंस लेना है, मैं पोटेंशियल फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ, आगे खुद से स्टेटमेंट अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट को खुद से नोट कर लीजिए। फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन द फॉलोइंग पोटेंशियल।
फर्स्ट पार्ट में आपको पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर आप एनर्जी और हैमिल्टोनियन नोट करें तो p² m प्लस Vx, और Vx का फॉर्म यहाँ पे प्लेस करेंगे p² m SH प्लस 2βx² प्लस V0। इस पार्ट के लिए आपको एनर्जी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कैलकुलेट करना बता दिया है, और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताया हुआ है। ये टर्म कांस्टेंट है, ये तो लास्ट में एनर्जी में आपका प्रेजेंट रहेगा, बाकी जब आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मेथड के स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये टर्म डेल्टा एक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो शॉर्ट वे में भी आप ये रिजल्ट को फाइंड कर सकते थे। अगर आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे तो यहाँ से आपको ये कंफर्म है कि पोटेंशियल में x² डिपेंडेंसी है, और x² डिपेंडेंसी है तो आप डेल्टा एक्स डेल्टा पी की वैल्यू h×/2 यूज करेंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पार्ट में आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करना है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश स्क्वायर रूट k/m, यहाँ पे k को कंपेयर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपको कंफर्म हो गया यहाँ पे। अब एनर्जी आप फाइंड करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो h×ω⁻² प्लस V0 ये एनर्जी बनेगा। अब h×2 SH ω' की वैल्यू प्लेस करेंगे 4β/m प्लस V0। अब ये 4√2 बनेगा, √4 से आउटसाइड में 2 बनेगा, वो एडजस्ट हो गया, तो h×√β/m प्लस V0 ये एनर्जी बनेगा। सिमिलर अप्रोच से नेक्स्ट के लिए फाइंड कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट में मेथड बताया है, बाकी आप एग्जैक्ट मेथड भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे कंफर्म है कि अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट h×/2 आएगा। अब आप आगे स्टेप्स फॉलो करके देख लीजिए, मैच करेगा। 4β/m इसको समझा देना। हाँ जी, 4β/m इसको समझा देना। ये आप लोग अलर्ट नहीं रहते हैं, मुझे लगता है शायद। ये शॉर्ट मेथड यहाँ पे बताया है मैंने। k की वैल्यू क्या है, जो पोटेंशियल फॉर्म है वहां पे k की वैल्यू क्या है? सर वो आंसर बता रहे थे। नहीं, पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि 4β पूछ रहे हैं ना आप? यस सर वो k कांस्टेंट x² का ये पार्ट पे चेक करें तो ये हाफ के x² से कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू कितनी हो गई? हाँ ओके सर, ओके। कहाँ है? अरे यार वो पेमेंट करो तेरे साथ। नेक्स्ट को आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट को फाइंड कर लीजिए। √β/m into twice हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। √2β/m h×√2β/m h×√2β/m plus V0। हेलो, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे थे? h×√2β/m plus V0। यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आएगा, अब यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी h×/2 एंगुलर फ्रीक्वेंसी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनेगा 8β/m प्लस V0।
अब यहाँ से ये 8 फैक्टर को आप नोट कर सकते हैं 4 into 2, तो 2 एडजस्ट हो गया, तो √2 H क्रॉस बीटा बाई m प्लस V नॉट, ये आपको एनर्जी बनेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मैच कर रहा है सभी का? यस सर। यस सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। Find the minimum energy of a particle of mass small m by using Heisenberg uncertainty principle in the potential V function of x is equal to V naught cos hyperbolic x by L, where V naught and L are constants and x by L is very less than 1. ट्राई करेंगे। देखो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है आपको x by L वेरी लेस देन 1, तो इस लिमिट में आप पहले पोटेंशियल की फॉर्म को चेक कर लें। V नॉट cos हाइपरबोलिक x by L को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल x by L प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस x by L by 2, ये कॉस हाइपरबोलिक फॉर्म है। और जैसे ही आप ये कंडीशन को अप्लाई करेंगे x by L वेरी लेस देन 1, तो इस एक्सपोनेंशियल सीरीज में आप हाई ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये सीरीज एक्सपेंशन करेंगे V नॉट बाई 2 1 प्लस x by L, फर्स्ट पोजीशन डिपेंडेंट टर्म फाइंड करने के लिए मैंने इसको स्क्वायर तक ओपन कर दिया। अभी आपको कंफर्म रहेगा कि कैसे फर्स्ट बोल रहा हूं मैं। इनफाइनाइट सीरीज है, जब ये सेकंड एक्सपोनेंशियल टर्म को ओपन करेंगे, क्योंकि दोनों में यहाँ पे ये टर्म अपोजिट साइन में है, तो ये फर्स्ट पावर टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे
फर्स्ट पोजीशन डिपेंडेंट टर्म नोट करने के लिए स्क्वायर तक ओपन कर लिया, बाकी हायर ऑर्डर टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। देन दिस पोटेंशियल वेरीज एज ये x बाई एल कैंसिल आउट हो गया, v नॉट ये 1 + 1 2 होके इस 2 से एडजस्ट हो गया, तो 1 + 1/2 x बाई एल स्क्वायर, बाकी टर्म मैंने नेग्लेक्ट कर दिए। तो ये पोटेंशियल गिवन लिमिट के लिए, गिवन कंडीशन के लिए वेरीज एज v नॉट प्लस हाफ v नॉट बाई एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी अब जो लास्ट 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप चाहे फिर से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट वाले स्टेप्स यूज करें, अदरवाइज शॉर्ट मेथड से भी आप मिनिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। हाफ h क्रॉस ओमेगा, एंड इन दिस केस ओमेगा इज v नॉट बाई एल स्क्वायर, स्क्वायर रूट v नॉट बाई एल स्क्वायर, ये k की वैल्यू है, बाई m। तो ये पार्ट आपको और ये टर्म ऐड होगा v नॉट वैल्यू। तो शॉर्ट मेथड से ये रिजल्ट फाइंड करने में किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। बाकी आप चाहें इस स्टेप के आगे फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेप्स फॉलो कर दीजिए, डेल्टा x डेल्टा p को x क्रॉस बाई 2 यूज करिए इस लिमिट के साथ। अगर ये लिमिट नहीं दिया होता तब आप नियरली h क्रॉस लेके, क्योंकि यहाँ पे आपको इस फॉर्म में कंफर्म नहीं कि एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जब आप ये सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे को पता चल रहा है विद दिस लिमिट देयर इज ओनली सिंगल पोजीशन डिपेंडेंट टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इसमें सर जैसे दे रखा है सर x बाय एल वेरी लेस देन 1 सर, तो सर फिर x बाय एल का होल स्क्वायर तो और छोटा आ जाएगा सर 1 से, तो फिर वो भी निगलेक्ट नहीं कर सकते नेग्लेक्ट कहाँ पे करते हैं सर? मतलब जो 1 प्लस नेग्लेक्ट किसी और के टर्म के रेस्पेक्ट में ही तो करते हैं। यस सर। तो मैंने x बाई एल को नेग्लेक्ट नहीं किया तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये देखिए। और सर अब ये 1 के रेस्पेक्ट में ये जो वैल्यू है x बाई एल होल स्क्वायर, ये फर्स्ट पोजीशन डिपेंडेंट टर्म है। अब जो इसके आगे के टर्म्स होंगे वो इनके टर्म्स में नेग्लेक्ट करेंगे। सर 1 प्लस अगर हम मतलब ऐड कर रहे हैं x बाय एल, वो वैसे तो ये पोटेंशियल पोजीशन डिपेंडेंट है या नहीं? कांस्टेंट तो नहीं कहा? नहीं सर। नहीं कहा, तो अब अगर इसी को 1 के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर दोगे तो पोजीशन डिपेंडेंट तो टर्म आया ही नहीं। सर मतलब x बाय एल लेस देन 1 की लिमिट के लिए कांस्टेंट हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते सर ऐसे ही, मतलब कि होगा नहीं, हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसका कंडीशन आएगा तो हायर पावर टर्म का कंडीशन और भी स्मॉल होता जाएगा, तो हमें पोजीशन डिपेंडेंसी तो इंक्लूड करना है ना पोटेंशियल में। पोटेंशियल अगर कांस्टेंट होता तब आप ये x बाई एल का होल स्क्वायर भी नेग्लेक्ट कर लेते, बट आपको थोड़ी पता है कि पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोजीशन का कंडीशन चेक करने के लिए आपको कोई 1 टर्म में तो पोजीशन डिपेंडेंसी इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके सर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे। The average lifetime of an excited state is 10 to power minus 9 second. Find the width of spectral line if
find the width of a spectral line for transition from excited state to another lower energy state for wavelength 6000 angstrom. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको लाइफ टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिया हुआ है. इट मींस आपको अनसर्टेनिटी इन टाइम जो लाइफ टाइम के ऑर्डर का आप कंसीडर करेंगे 10⁻⁹ सेकेंड दिया है. लैम्डा गिवन है 6000 एंगस्ट्रॉम. इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6000 × 10⁻⁻10 मीटर. स्पेक्ट्रल विड्थ फाइंड करना है. इट मींस डेल्टा लैम्डा आपको फाइंड करना है और आपको स्पेक्ट्रल विड्थ के लिए भी ये फॉर्मूला फाइंड कराया था. अगर मेमोराइज हो जाता है तो मेमोराइज कर लें, बाकी तो आपको कैलकुलेट करना बताया हुआ है. डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई 4πc. इससे आप अगर अप्रोक्सीमेट आइडिया लेना है, देखो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम के क्वेश्चंस को आप रेफरेंस लेके चलें. अगर वहां पे ऑप्शन में जो रिजल्ट्स दिए हुए हैं वो नियरेस्ट रिजल्ट हैं, इट मींस उनमें पावर में वेरी स्मॉल डिफरेंस है, 10⁻⁻1 10⁻⁻2 का डिफरेंस है, तो आपको एक्यूरेसी की तरफ जाना पड़ेगा. बट अगर डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो आप वहां पे अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप्स आप फॉलो करें. बाकी इस प्रॉब्लम में आपको ऐसा कोई हिंट नहीं है कि आप h×/2 ही श्योरली यूज करें या h× यूज करें. जब हिंट नहीं होगा कि h×/2 यूज करें तो आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड करेंगे. या तो इनइक्वलिटी में रिजल्ट आप फाइंड कर लें, या आप अगर रिजल्ट मैच कराना है तो आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट आप यूज कर सकते थे. जो आपने डेल्टा ई डेल्टा टी यूज किया था उसको आप h× लेके यूज करते तो यहाँ पे 2πc फैक्टर बन जाता है. मैंने लिखा है 4πc. अगर मैं यूज करता है एनर्जी एक्सप्रेशन डेल्टा ई डेल्टा टी, जो मैंने बता दिया कि h× अप्रोक्सीमेटली आप यूज करेंगे, तो यही रिजल्ट डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी आपको नियरली लैम्डा स्क्वायर बाई 2πc से मैच करता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल का कोई हिंट नहीं है. जब हिंट नहीं है तो कोई भी पार्ट हो सकता है. तो एक रफ एस्टिमेशन में आप ये पार्ट यूज कर सकते हैं. जैसे ही आप यूज करेंगे तो डेल्टा लैम्डा कैलकुलेशन, लैम्डा आपको पता है, टाइम वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए 6000 × 10⁻⁻10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 × 3.14 10⁻⁻9. इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा. सी वैल्यू भी छूटा है, ये सी 3 × 10⁸. तो 1.9 × 10⁻⁻13 के अराउंड आ रहा होगा सर. यस सर, 3 आ रहा है. यही है सर.
सम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, तो उनको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टेप्स फॉलो करके फाइंड करेंगे। सर लाइफ टाइम में जब अनसर्टेनिटी पूछेगा तब हमेशा इसका प्रोडक्ट एच करके लेना है। देखो यहाँ पे मैं आपको अभी यही हिंट किया कि जब सिस्टम का नेम दे देता है, पोटेंशियल का हिंट दे देता है, तो आपको आइडिया रहता है कि एक्स स्क्वायर की डिपेंडेंसी है या नहीं। अब आपको ये कैसे पता कि जो एनर्जी लेवल है, जो स्टेट ली हुई है, कि वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की नहीं हो सकती, या आपको कैसे पता कि वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ही हो सकती है? यहाँ से कोई हिंट तो है नहीं, तो एक रफ एस्टिमेशन मैंने बता दिया कि ये हो सकता है। बाकी तो इस इनइक्वालिटी में रखिए, उस रेंज में आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके सर। सर किसी किसी केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन की विड्थ होती है वो गॉसियन शेप की ही दे रखी होगी, तब तो हम हाँ, तब यूज कर सकते हैं, तब यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। आपको एग्जाम के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। तो असाइनमेंट 1 में आपको पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 5 स्टेटमेंट रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 9 प्रॉब्लम नंबर 5। मेरे तक पानी पकड़ा जाओगे? A particle is confined within a spherical region of radius 1 femtometer. तो डेल्टा आर आपको यहाँ पे हिंट किया हुआ है, डेल्टा आर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर and this value is 10 to power minus 15 meter. Its momentum can be expected to be about. यहाँ से आप डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल्टा पी फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा आर डेल्टा पी, क्योंकि स्टेटमेंट से आपको ये पोटेंशियल का हिंट नहीं है तो मैंने नियरली एच क्रॉस यूज कर लिया है। देन डेल्टा पी इज नियरली एच क्रॉस बाई डेल्टा आर। अब यहाँ पे जो रिजल्ट है आप कंपेयर करें, ये जो यूनिट दिया हुआ है वो E/C यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ से पहले न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें। 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 और आर वैल्यू दिया है 10 टू पावर माइनस 15। मोमेंटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा पी, बट यहाँ से जो यूनिट आएगा वो MKS यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में आपको यूनिट बनेगा। तो 6.63 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 10 टू पावर माइनस 15। अब आप इसको जो गिवन यूनिट है इसको एनर्जी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम C से तो मल्टीप्लाई कर लें और C से डिवाइड कर लें, और जो डिवाइड वाला C है वो ऑप्शन में प्रेजेंट है। जो न्यूमरेटर वाला C है उसकी आप न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप प्लेस करेंगे तो ये जो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो एनर्जी यूनिट में बन गई, और एनर्जी यूनिट बनेगा यहाँ पे MKS यूनिट, जूल में आपको रिजल्ट बन जाएगा। और इस जूल को आप स्टेटमेंट में आप चेक करें, जो ऑप्शन दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस यूनिट, इस पार्ट को, इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आप 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से डिवाइड करें तो ये एनर्जी यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा, और बाई सी आपका पहले से प्रेजेंट था, तो EV/C यूनिट में आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बनेगा। एक बार ये वैल्यू को फाइंड कर लीजिए।
कैलकुलेटर यूज करके ये न्यूमेरिकल वैल्यू आप फाइंड करके बताइए क्या आती है। 1.99 multiply 10 to the power 6. 1.99 सर 197 MeV पर सी 197 10 मेगा टू इलेक्ट्रॉन पावर वोल्ट पर सी 6 बन रहा होगा। जी जी, मैं वो MeV में कन्वर्ट कर दिया। 197 है वो सर, कॉमा था उसमें। सर 10 raised to power 6 नहीं आएगा? नहीं सर, ये तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, हाँ सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए बनेगा। जी 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 ठीक है, जिन्होंने पहले रिजल्ट बताया उनका 10 टू पावर 8 बन रहा होगा 1.9 समथिंग पार्ट के लिए। तो आप ये चेक करें जो ऑप्शंस हैं वो नियरली किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। एग्जैक्टली तो नहीं मैच कर रहा है, वो नियरली चेक करिए। ये नियरली 200 MeV के नियरेस्ट है। थर्ड ऑप्शन मैच करिए। अब यहाँ पे ऑप्शन को चेक करें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 टू पावर 3 का डिफरेंस है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी से आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया। बट प्रॉब्लम नंबर 6 में जाइए। मैं ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा प्रॉब्लम नंबर 6 को, एक बार स्टेटमेंट रीड करिए और ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। ऑप्शन रीड कर लीजिए, सेलेक्ट नहीं, रीड कर लीजिए। प्रॉब्लम नंबर 6 सेम पेज पे प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट रीड करें और ऑप्शन पे चले जाइए। जो मुझे डिफरेंस शो करना था, आप देखें इसके ऑप्शन प्रॉब्लम में फिर से मिनिमम एनर्जी पूछा है प्रोटॉन के लिए, और ऑप्शंस पे अगर जाएं तो 10 टू पावर मैच करती है सभी ऑप्शन में। अगर बाई मिस्टेक आपने h×2 से किसी ने कैलकुलेट किया या h× से कैलकुलेट किया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है उसी से मैच करे? क्यू के फैक्टर को अगर आप इग्नोर करते जा रहे हो या इंक्लूड करते जा रहे हो तो क्या मैच कर सकता है? बोलिए, जो मैं हिंट करना चाह रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन पे जाने के बाद आपको हिंट होगा कि आप h× से फाइंड करें या एग्जैक्ट रिलेशन में। देखो प्रॉब्लम में मेंशन तो किया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बट आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ये कंफर्म नहीं है कि h× ही आए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट। इट मींस आपको एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है, और एग्जैक्ट काइनेटिक एनर्जी आप तब तक नहीं कैलकुलेट कर सकते जब तक आपको एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी का आइडिया ना हो या काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन का एग्जैक्टली आइडिया ना हो। तो यहाँ पे ये असाइनमेंट 1 में तो इंक्लूड है ये क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बट ये प्रॉब्लम जब आप पार्टिकुलर बॉक्स पढ़ लेंगे, प्रॉब्लम चेक कर लीजिए क्यूबिकल बॉक्स का है, जब आप 3 डायमेंशनल बॉक्स पढ़ लेंगे तो वहां पे एनर्जी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली आपको पता है क्या एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में प्लेस करके, और दैट टाइम पे आपको एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट भी पता चलेगा जो हम यहाँ इनइक्वालिटी में यूज कर रहे थे। अगर पोटेंशियल x² के प्रोपोर्शनल नहीं है, आप चेक कर लीजिए पार्टिकल बॉक्स में x² के प्रोपोर्शनल नहीं होता, और जब नहीं होता तो जो भी फॉर्म बनेगा पोटेंशियल का, वहां पे जब नॉन सिस्टम्स आप पढ़ते जाएंगे, हाइड्रोजन एटम में भी ये डिपेंडेंसी नहीं होती, पार्टिकल बॉक्स में भी ये डिपेंडेंसी नहीं होती, डिजिटल रोटेटर में डिपेंडेंसी नहीं होती। तो जो नॉन सिस्टम्स हैं, जब आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे, ये सिस्टम्स पढ़ाएंगे, तो ऑल सिस्टम्स के लिए आपको अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पता होगा जब डिस्कस करेंगे। तो पार्टिकल बॉक्स के भी आर्टिकल में आपको एग्जैक्ट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट पता होगा कि डेल्टा x डेल्टा p की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, बट वो h×2 नहीं होगी, h× भी नहीं होगी। तो जब नियरेस्ट आंसर्स आपको सिलेक्ट करने होंगे तो आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना पड़ेगा, और एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए अगर सिस्टम का नेम दिया हुआ है तो उस सिस्टम के आर्टिकल पे जाके एग्जैक्ट एक्सप्रेशन यूज करके आप फाइंड कर पाएंगे। इट मींस ये प्रॉब्लम कर तो सकते थे आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से, क्योंकि आंसर नियरेस्ट आ गए, तो यहाँ से आपका आंसर जो करेक्ट आंसर है, जरूरी नहीं कि आप करेक्टली सिलेक्ट कर पाए। तो ये पार्टिकल बॉक्स जब आप पढ़ लेंगे तब ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो पाएगा। तो जो मैंने हिंट किया है उसको आपको आगे करेक्टली अप्लाई करते जाना है। और अब ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कितने लेक्चर्स अब तक हो गए हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, क्या मैंने पॉइंट्स बताए हैं। अच्छा, जो ओल्ड सिलेबस है वो भूलते तो नहीं जा रहे हैं, जो टॉपिक पहले पढ़ते गए हैं वो भूलते तो नहीं जा रहे हैं, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, जो आपके हैबिट में वो तो हैबिट में है ही पहले से, भूल तो नहीं रहे हैं? बोलिए। ना सर। नो सर। नहीं भूल रहे? नो सर। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ, उनको ट्राई नहीं करिए। सर, भूल जाते हैं।
मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, उनको करेक्टली सॉल्व करना है। जो पॉइंट्स मैंने अब तक पढ़ाए हैं उन्हीं पे बेस्ड हैं, कुछ किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकते हैं जो पढ़ा दिए हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन whose de Broglie wavelength is 2 times of its Compton wavelength. Is एंड 3 ऑप्शन शो कर दिए। अगर इनसे डिफरेंट आता है तो फोर्थ में नोट कर देंगे। ट्राई सभी करें, पहले कुछ डाउट्स रहे होंगे या भूल गए होंगे तो उनको एक्सप्लेनेशन के टाइम पे वो रिकॉल हो जाएंगे। सर C/2 सर C/2 नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए आ रहा है सर, रिलेटिविस्टिक के लिए फिर अभी अलग आ रहा है सर। क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, आप तब तक कैलकुलेट कर लीजिए सब अपने अकॉर्डिंग। नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए C/2 आ रहा है या 2C आ रहा है? सर C/2 आ रहा है। C/2 सर 2C आ रहा है। 2C आ रहा होगा। सर 2C आ रहा है। C/2 ही आ रहा है। अभी डिस्कस C/2 आ रहा था सर, पता नहीं C/2 आ रहा है। दोनों से देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी ऑप्शन करेक्ट हो। अभी एक मैंने ऑप्शन छोड़ा हुआ है, उसमें करेक्ट जो भी आएगा वो डिस्कस कर देंगे, इनसे मैच नहीं करेगा तो। स्टेटमेंट में मेंशन किया है कॉम्पटन वेवलेंथ का रेफरेंस है। कॉम्पटन वेवलेंथ कब यूज होगा? जब इलेक्ट्रॉन से फोटोन इंटरेक्ट करे। ये तो सभी को कंफर्म हो गया। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका कॉम्पटन वेवलेंथ का हिंट है। अब कॉम्पटन वेवलेंथ और डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों का रिलेशन आपको यहाँ पे यूज करना है। कॉम्पटन वेवलेंथ आपको डिस्कस किया हुआ है m0c, h/m0c। कॉम्पटन इफेक्ट में ये डिस्कस हुआ। अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, चाहे जिस वजह से मोशन कर रहा हो, अगर मूव करेगा तो उसके साथ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएट होगी, उसका वेवलेंथ होगा h/मैग्नीट्यूड ऑफ p। अब अगर उसका स्पीड नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट में है तो p की वैल्यू नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए यूज कर लेंगे, अगर वो रिलेटिविस्टिक में है तो रिलेटिविस्टिक यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आप
सपोज सम स्टूडेंट मिस्टेक कर रहे होते, सपोज उन्होंने नॉन लिटिस्टिक यूज कर लिया और नॉन लिटिस्टिक में रेस्ट मास एम नॉट ले रहे हैं तो एम नॉट वी हो गया और ट्वाइस एच बाई एम नॉट सी। तो यहां से आप h बाई एम नॉट को कैंसिल करेंगे और b की वैल्यू c बाई 2 आ गई। अगर ये c बाई 2 आता भी है तो आप ये बताइए कि यहाँ से आपको जो मैंने पहले कंपैरिजन के पॉइंट्स नोट कराए हैं, क्या ये नॉन लिटिस्टिक केस है? बोलिए। नहीं सर, नॉन लिटिस्टिक नहीं है तो फिर से क्रॉस चेक करना चाहिए था, रिलेटिविस्टिक होना चाहिए। c बाई 2 तो कंपेरेबल है ना, और जब कंपेरेबल है सारे ऑप्शन सी के टर्म्स में मैंने लिखे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको हिंट होना चाहिए था कि लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा सी। तो लैम्डा की वैल्यू को आप गामा टाइम्स रेस्ट मास इनटू वेलोसिटी नोट करेंगे। h बाई एम नॉट कैंसिल आउट हो गया, गामा की वैल्यू 1 बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ट्वाइस बी बाई सी। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब यहां से सेम साइड v वाले टर्म को ले जाएं तो ये 5v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू c बाई स्क्वायर रूट 5। ये रिजल्ट बनेगा। सर अच्छा आप खुद से चेक करिए कितने कैंडिडेट का आंसर c बाई स्क्वायर रूट 5 था। अगर जिनका आंसर c बाई 2 आ रहा था जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, अगर c बाई 2 आ रहा है तो उसको फिर से प्रॉब्लम को अगर आप मिस्टेक करेंगे तो मैं ऑप्शन में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। बाकी अगर ये c बाई 2 c के मल्टीपल में कोई भी वैल्यू अगर आ रही है तो आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि वो रिलेटिविस्टिक केस है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए कैसे, अगर आपका रिजल्ट आ भी गया नॉन रिलेटिविस्टिक वाले पार्ट से c बाई 2 तो फिर से क्रॉस चेक करिए। तो ये कंफ्यूजन आगे आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से बताया हुआ है आपको कि कैसे आप रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक केस लेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सर अंजू शर्मा कुछ पूछना है क्या? द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस by which an electron should be accelerated so that its de Broglie wavelength
is 4 angstrom. ये वोल्ट में मैंने ऑप्शंस नोट कर दिए। आपको इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस V से अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हैं किसी चार्ज पार्टिकल को, तो मैंने रिलेटिविस्टिक और नॉन रिलेटिविस्टिक दोनों एक्सप्रेशंस ड्राइव कराए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक केस का एक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करके भी बताया है। तो आप ये बताएं, जो वेवलेंथ दे रखा है उस वेवलेंथ में रिजल्ट नॉन रिलेटिविस्टिक होगा या रिलेटिविस्टिक होगा? देखो, अगर रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि वो अगर डेटा नॉन रिलेटिविस्टिक का होगा तो रिजल्ट मैच कर जाएगा, बट कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर शुरुआत से इजी कैलकुलेशन पे जाना है तो पहले कंपेयर कर लें। तो आप ये बताएं, यहाँ पे वेवलेंथ दिया है 4 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन के लिए, तो केस रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक? वेवलेंथ का मैंने स्टार्टिंग के 3 कंपेरिजन में कोई हिंट नहीं किया था, बट आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उनसे कुछ हिंट हो रहा है कि केस नॉन रिलेटिविस्टिक है या रिलेटिविस्टिक? आप रिकॉल करिए, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक्सप्रेशन बताया था, स्क्वायर रूट 150/V इन एंगस्ट्रॉम बताया था नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए। यस सर। यस सर। तो ये वेवलेंथ उसी ऑर्डर में मैच तो कर रही है, तो आपको ये नॉन रिलेटिविस्टिक केस वाले पार्ट से रिजल्ट मैच कर जाएगा। तो लैम्डा को आप अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 150/V यूज कर लेते हैं और इसको स्क्वायर अगर कर दें तो 150/V एंड V इज 150/16 10 टू पावर, जो आपका यहाँ पे रिजल्ट था ये एंगस्ट्रॉम में है, तो एंगस्ट्रॉम बोथ साइड से एलिमिनेट हो गया, ये वोल्ट में रिजल्ट आ गया। अब आप ये फाइंड कर लीजिए। फोर्थ आ रहा है 9.38। हाँ जी, 9.38। फोर्थ ऑप्शन मैच कर जाएगा। बट अगर यही वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम से डिफरेंट होता, ठीक है, तब आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि कहीं रिलेटिविस्टिक केस की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। प्रॉब्लम और नोट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी phase velocity and group velocity for an electron having de Broglie wavelength of 2 picometer.
ये प्रॉब्लम को कंप्लीट करके लाएंगे, लेक्चर टाइम होने वाला है। देखो मैं आपको ये हिंट कर रहा हूँ कि पहले केस को कंफर्म करेंगे कि रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक। जब कंफर्म हो जाएंगे तब आगे स्टेप्स फॉलो करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, टोटल एनर्जी के लिए, फिर फेज और वेलोसिटी वाले पार्ट पे जाएंगे। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, बट पहले से आपको मैं हिंट कर दिया कि आपको पहले केस कंफर्म कर लेना है कि कहीं रिलेटिविस्टिक तो नहीं है। अगर रिलेटिविस्टिक होगा तो फिर रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन आप यूज करेंगे, अगर नॉन रिलेटिविस्टिक है तो नॉन रिलेटिविस्टिक वाले पार्ट पे जा सकते हैं। सर इसमें 2 पिकोमीटर है, दैट मींस रिलेटिविस्टिक केस यूज करना चाहिए। वो आप कैलकुलेट करेंगे मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करके। मोमेंटम से कंपैरिजन आपको बताया हुआ है, स्टार्टिंग के जो कंपैरिजन्स हैं वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम। लैम्डा से आप पी फाइंड कर लेंगे, वो ऊपर वाले पार्ट में भी फाइंड कर सकते हैं अगर लैम्डा दिया हुआ है। तो सीपी वैल्यू को रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करके आप कंपेयर करते हैं कि रिलेटिविस्टिक केस है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो वो आप इजीली कर सकते हैं, अपर प्रॉब्लम में भी कर सकते थे, बट आपको मैंने उसको एक इजी वे में बता दिया कि यहाँ से जब आप रिजल्ट फाइंड करेंगे तो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर में आप इलेक्ट्रॉन के लिए नॉन रिलेटिविस्टिक यूज कर सकते हैं। पिकोमीटर के लिए भी आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी ये प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक आप कंप्लीट कर लेंगे। ओल्ड सिलेबस को जितने टाइम में आप भूल जा रहे हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे आप उसको जरूर, उन पॉइंट्स को जरूर रिवाइज करते जाइए, चाहे प्रॉब्लम सॉल्व ना कर रहे हो। कि फिर अगर आप 1 मंथ बाद रिवाइज करने लगेंगे और भूल जाते हैं आप 10 डेज के इंटरवल पे, तो आपको रिवीजन में बहुत टाइम लगेगा। किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ लीजिएगा। तो पेज नंबर 19 पे वो न्यूमेरिकल कर रहा था, एक बार वो रिपीट करा दो, मेरा कनेक्शन चला गया था। रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं स्लाइड दिखा देता हूँ। अभी कोई स्लाइड पूछ रहे थे सर, फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ब्रेक से पहले की फर्स्ट या आपकी फर्स्ट? आपकी वाली फर्स्ट। वैसे तो नहीं पता कौन सी है, मैं स्टार्टिंग से दिखाता सर रह रहा आपने इसमें एक पॉइंट बताया था, अप्रोक्सीमेशन के बारे में बता रहे थे सर आपने जो पेज बताया। नंबर 13 होगा सर आपकी फर्स्ट स्लाइड। 12 है सर, 12 या 13 जो भी है। ये 12 है। जो पेज नंबर 19 पे प्रॉब्लम के लिए पूछ रहे थे, मैं उस प्रॉब्लम तक जा रहा हूँ। पेज नंबर 19 पे ये प्रॉब्लम था। देखो अगर पूरा ये डिटेल चेक करना है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर देख लें। अगर आपको सर ये वाला नहीं, पेज नंबर 19 बोला मैंने, ये तो मेरा सॉल्व ही हो गया था। 19 ही लिखा है ना मैंने, वो स्लाइड नंबर सर स्लाइड नंबर, पेज नंबर बोल रहे हैं। इसमें मैंने ये हिंट किया है कि क्योंकि प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में आपको पार्टिकल किस पोटेंशियल फील्ड में मूव कर रहा है, किस तरह का वहां पे पोटेंशियल अप्लाई है, वो हिंट नहीं है। जब हिंट नहीं है तो आप एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में आप, मैंने यहाँ पे हिंट किया कि अगर आप इनइक्वालिटी में रिजल्ट कंपेयर करें तो ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे। अगर आपको वहां पे ऑप्शन में रिजल्ट गिवन है और अप्रोक्सीमेट रिजल्ट कंपेयर करना है तो डेल्टा ई डेल्टा टी एच क्रॉस को आप यूज करेंगे। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कराया हुआ है। ये एच क्रॉस बाई 2 को यूज करके था, ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, बट जब एच क्रॉस यूज करेंगे तो 2 फैक्टर मॉडिफाई हो जाएगा, तो ये रिजल्ट बनेगा। और इस रिजल्ट में न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करेंगे तो आपको स्पेक्ट्रल विड्थ की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। ओके सर। सर एक चीज बताइए सर, इसमें हम कैसे समझेंगे कि कौन सा रिजल्ट हमें यूज करना पड़ेगा? मैं कोई अनदर लैंग्वेज यूज नहीं करता, जो इंडिया में चलती हैं उनमें भी मोस्टली मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स करता हूँ अभिषेक। मगर आपके जब किसने क्वेश्चंस पूछते हो वो कम से कम काफी बार बता दिए गए होते हैं, तब
और पूछते हो। मैंने तो खुद ही अभी जो अभी लास्ट कैंडिडेट पूछ रहे थे उनके लिए भी हिंट किया कि इस स्टेटमेंट से कोई हिंट नहीं है कि हम H क्रॉस Y2 यूज करें या H क्रॉस यूज करें। यस सर। तो आपको कहाँ डाउट हुआ? नहीं सर, और कोई क्वेश्चन में अगर ऐसे हो तो हम कोई ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जिसमें सिस्टम का नेम दिया होगा तो उसके पोटेंशियल का आइडिया है, और अभी आइडिया नहीं है, तो जैसे जैसे आगे सिलेबस बढ़ेगा आपको डिफरेंट सिस्टम्स के पोटेंशियल फॉर्म का आइडिया होगा, तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा कि इसके लिए हम क्या अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यूज करें। जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए तो मैंने वेव फंक्शन का फॉर्म रेफरेंस लिया, मैंने वेव फंक्शन ड्राइव तो नहीं कराया ना अभी। मैंने हिंट किया कि आपने एमएससी या बीएससी लेवल पे हार्मोनिक ऑसिलेटर का अगर वेव फॉर्म पढ़ा हुआ है, वेव फंक्शन फॉर्म, तो वो गॉसियन है ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट स्टेट में गॉसियन नहीं है, तो ग्राउंड स्टेट में गॉसियन है, तो हम उसके लिए श्योरली H क्रॉस Y2 यूज कर लेंगे, क्योंकि हमने अभी लास्ट कुछ लेक्चर्स में कंफर्म कर लिया कि गॉसियन फॉर्म अगर वेव फंक्शन का है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन गॉसियन है, तो उसके लिए डेल्टा x डेल्टा p H क्रॉस Y2 आता है। यस सर। इसके अलावा जितने भी सिस्टम्स पढ़ेंगे जिनका पोटेंशियल x स्क्वायर से डिफरेंट है वो H क्रॉस Y2 नहीं आएगा। क्या आएगा वो सिस्टम जब पढ़ेंगे तब पता H क्रॉस। अच्छा ठीक है सर। हेलो। हाँ जी सर, जो हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ते हैं जी, तो इसमें जैसे पोजीशन में अनसर्टेनिटी के साथ साथ हम एक्योर वो मोमेंटम अनसर्टेनिटी क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? मोमेंटम अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं, ये किसने कहा कि नहीं निकाल सकते? एक्यूरेसी से 100% एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। आपकी चॉइस से आप ये कहने लगो मेजरमेंट से पहले कि 30% एक्यूरेसी आएगी, हो सकता है कैलकुलेट करके 20 रह जाए, हो सकता है कैलकुलेट करके 80 हो जाए, वो आपके अकॉर्डिंग अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। ये कहता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये थोड़ी कहता है कि हम अनसर्टेनिटी नहीं निकाल सकते, अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं। अभी निकाल के बताई तो है। नहीं, वो सॉरी सर, कहने में मिस्टेक होया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि जो एक साथ क्यों नहीं निकाल सकते हम, जो भाई निकाल सकते हैं, मगर उनमें जो एरर है, आप ये कहने लगो कि 10% का एरर होगा, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। जैसे अब मान के चलो आप नेट पेपर या गेट पेपर का लास्ट एग्जाम दिए हैं, जो कल परसों दिए थे, नहीं कल हुआ था? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं। आप कोई भी लास्ट एग्जाम जो दिए हो, क्या उस एग्जाम से पहले आप ये श्योर हो सकते थे कि इतने % मार्क्स आएंगे या इतने % गलतियां होंगी? नो सर। एग्जाम देने के बाद पता चला, है ना? हाँ। तो ऐसे ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हम अगर पेयर में कोई एक वेरिएबल की अनसर्टेनिटी हम डिफाइन कर लें या अनसर्टेनिटी मान लें, या एरर या कितने % एक्यूरेसी है वो हम मान लें, ठीक है? मान के चलिए जैसे पोजीशन में हमने मान लिया 5% एरर है जी सर, तो हम अपने अकॉर्डिंग हम ये नहीं कह सकते कि मोमेंटम में 20% एरर आएगा सेम टाइम पे, ये नहीं कह सकते। कितने % आएगा वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट बताएगा। अच्छा सर, ये बताएगा, ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। ठीक सर, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं कितना मोमेंटम होगा, उसमें कितना एरर होगा, कितनी एक्यूरेसी होगी, वो डेल्टा x डेल्टा p के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये नहीं कहता कि हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक सर। और पूछना है किसी को? हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक डाउट था, जो सर अभी आपने लास्ट वाला क्वेश्चन करवाया ना, हाँ जी सर उसमें जैसे हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए मतलब उसके करस्पॉन्डिंग हमने चेक किया कि रिलेटिविस्टिक केस होगा कि नहीं होगा, तो सर जैसे वहाँ पे ये मेंशन है कि हम इलेक्ट्रॉन की करस्पॉन्डिंग हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या सर हम ये रेफरेंस ले सकते हैं कि वो चार्ज पार्टिकल है तो हम इसीलिए केस को नॉन रिलेटिविस्टिक यूज करेंगे? चार्ज पार्टिकल तो आप ये बताइए, जब ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन मैंने ड्राइव कराया है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर ए चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग चार्ज q एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, मैंने दोनों एक्सप्रेशन बताए वहां पर, रिलेटिविस्टिक भी नॉन रिलेटिविस्टिक भी। तो चार्ज से कैसे पता चला कि और नॉन रिलेटिविस्टिक होगा? हाँ सर ठीक है। आप लेमडा अगर दिया है
तो आप उससे मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर मोमेंटम पार्टिकल का दिया है तो आप चेक कर सकते हो कि वो रिलेटिविस्टिक होगा या नॉन रिलेटिविस्टिक होगा। मोमेंटम को c से मल्टीप्लाई करोगे, cp की वैल्यू एनर्जी यूनिट में बन गई। सेम यूनिट में आपको इलेक्ट्रॉन और वर्ड यूज किया है, प्रोटॉन वर्ड यूज किया है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी सॉरी cp वैल्यू से को रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर कर लो, तो पता चल जाएगा कि केस रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक। ठीक है सर। ठीक है। और पूछना किसी को? नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर हाँ जी 20 स्लाइड दिखाना। सर इसमें सी से मल्टीप्लाइड और डिवाइड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर नीचे। ऑप्शन में एक बार जाइए और स्टेटमेंट पढ़िए। पूछा है मोमेंटम, मगर आंसर जो बनाए हैं वो एनर्जी बाई सी यूनिट में बनाए हैं। हाँ जी सर वही ना कि मतलब यूनिट सेम करने के लिए किया। हाँ जी, तो इसीलिए मैंने सी, अगर न्यूमेटर में सी मल्टीप्लाई कर देंगे तो एनर्जी यूनिट तो बन गया, और एनर्जी बाई सी यूनिट हमें ऑप्शन में पूछा है। ओके सर। थैंक यू सर। राहुल जोशी कुछ पूछ रहे हैं, अपने को अनम्यूट करके पूछिए, मैसेज में लिखना पॉसिबल नहीं होता इतना। आपने पूछा कि पोटेंशियल ऑर्डर से कुछ पता कर सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक है या नॉन रिलेटिविस्टिक है। तो पार्टिकल अगर पता है, चार्ज अगर पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मान के चलिए 5 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो 5 वोल्ट में आप चार्ज से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कराए तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में है तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस होगा। बट जैसे ही ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में जाएगा, इतना पोटेंशियल अप्लाई कर दें कि ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर में चला जाए, तो वहां पर केस रिलेटिविस्टिक बन जाएगा। बट अल्टीमेटली ऐसे सारे डेटा के आप कंपेरिजन नोट कर लोगे तो बहुत सारा डेटा मेमोराइज करना पड़ता है। तो अल्टीमेटली अगर वोल्टेज दिया है, वोल्टेज डिफरेंस दिया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी पता है, तो काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर करके आप रिजल्ट निकाल लोगे कि केस रिलेटिविस्टिक है नॉन रिलेटिविस्टिक है। अब क्लियर हुआ है नहीं? तो पोटेंशियल ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन के लिए मेमोराइज करोगे, प्रोटॉन के लिए कुछ और होगा। तो करेक्ट वे क्या है, अगर पोटेंशियल दिया है तो उस पोटेंशियल से आपको चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का आइडिया है, और काइनेटिक एनर्जी को रेस्ट मास एनर्जी से कंपेयर कर लो तो आप रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक कंफर्म कर सकते हो। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट करता हूँ।